हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बीपीएससी पीवाईक्यू की शुरू कर चुके हैं और हम इसी कड़ी में क्या बात कर रहे हैं, इसी कड़ी में हम बीपीएससी के पीवाईक्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पीवाईक्यू के बारे में चर्चा करने का ये कारण है क्योंकि मैक्सिमम सोर्स हैं जहाँ पर इनके आंसर गलत दिए गए हैं। जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर उस लेवल के नहीं दिए गए जिस लेवल के आयोग में रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके आंसर सही रूप में कैसे हो सकते हैं। तो इन आंसरों को आप कोशिश करना, जो ये सीरीज है इसको आप खुद देखें और अपने उन साथियों तक जरूर शेयर करें जो बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और बाकी जो आने वाले समय में जो मेंस लिखेंगे और तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो बीपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है ना, सबसे ज़्यादा कम नंबर बच्चों के पॉलिटी वाले सेक्शन में ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ क्रिएटेड मैनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो अनइवन डेवलपमेंट है जो स्टेट का है यानी राज्यों का जो असंतुलित विकास है, उसने बहुत ज़्यादा सामाजिक, सोशियो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम यानी समस्याएं पैदा की क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, यानी हमें इस स्टेटमेंट का बिहार के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो में क्या लिखेंगे, हम डेवलपमेंट से रिलेटेड इंट्रो लिखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। और डेवलपमेंट यहाँ पर ना इंट्रो में डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख देंगे हम। डेवलपमेंट कि कहीं भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की एक प्रक्रिया है जो सतत रूप से सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए उसको आगे बढ़ाती है, जिसको आधुनिक संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह करके हम यहाँ बात करेंगे। फिर इसके बाद इंट्रो के बाद हम लिखेंगे मेन बॉडी। और मेन बॉडी में क्या करेंगे हम ना, यहाँ पर देखना तीन चीज़ें हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो हम यहाँ बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर को, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पैरामीटर कौन कौन से हैं, उनके आधार पर पॉलिटिकल जो पैरामीटर हैं इनके आधार पर हम बिहार से कंपैरिजन करेंगे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया को ना ऐसे देखते हैं। इंडिया दो हिस्सों में हमें दिखाई देगा जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये हमें स्टेट दिखाई देंगे, ये जो वेस्टर्न स्टेट हैं, जैसे यहाँ से ये कैसे हैं, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर गोवा है, इधर आप महाराष्ट्र देखेंगे, गुजरात देखेंगे, पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, और इधर देखेंगे आप यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, झारखंड देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, एमपी देखते हैं। तो ये स्टेट क्या है ना, काफ़ी पैरामीटर में पीछे हैं ये इधर वाले स्टेट, और यहाँ वाले स्टेट में ना काफ़ी पैरामीटर में आगे हैं, जिनमें हम सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल पैरामीटर में जैसे हम बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम, इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्थ के पैरामीटर, हेल्थ के हैं, एजुकेशन है, सोशियो इकोनॉमिक बोला है ना, एजुकेशन है। इस तरह के जितने भी पैरामीटर है ना, एमएमआर है, मैटरनिटी रेट है, बर्थ रेट है, चाइल्ड बर्थ रेट है, और इसके ये हो गए सामाजिक आर्थिक पैरामीटर। इन सब सामाजिक आर्थिक पैरामीटर का हम क्या करेंगे, जैसे केरल की है, केरल का कंपैरिजन करेंगे बिहार से, अलग अलग स्टेट का बिहार से। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आप ध्यान रखना, मेन बोर्ड में बोला गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। जितने भी ये पैरामीटर होंगे ना, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मेन बोर्ड में यहाँ पर किसी एक स्टेट का उठाना होगा और उसका बिहार से कंपैरिजन करना होगा। जैसे हेल्थ में है, हेल्थ में केरल में क्या सिनेरियो है और बिहार में क्या सिनेरियो है, एमएमआर में क्या सिनेरियो है, अलग अलग स्टेट का बिहार से कंपैरिजन करना होगा। इसके अलावा ये हो गए सोशियो इकोनॉमिक, और अगला है पॉलिटिकल पैरामीटर। पॉलिटिकल में हमें क्या होगा, पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी हम देखेंगे, पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व कितना है, सरकारें क्या बार बार बदल रही हैं। इसके अलावा जो इश्यूज हैं, इश्यूज कैसे पॉलिटिकल इश्यूज जैसे ये हैं कि दल बदल किस तरह का हो रहा है, इन स्टेट में कितनी स्थिरता है, बिहार में कितनी स्थिरता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स की और माइग्रेशन इस तरह के, और जो बाकी फैक्टर है ना उनकी तुलना करेंगे, यानी पॉलिटिकल जो है जिसमें राइट्स वगैरह, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो इश्यू आएंगे, गवर्नमेंट किस तरह का काम कर रही है, हर गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट स्कीम है उनका हम कंपैरिजन करेंगे बिहार और इन स्टेट का, क्योंकि स्पेशल रेफरेंस तो बिहार है। तो ये करेंगे मेन बॉडी में, और मेन बॉडी में करते हुए ये बताएंगे हम कि देखिए काफ़ी पैरामीटर में जहाँ पर बिहार किन किन पैरामीटर में लैग कर रहा है और किन किन के पैरामीटर में अच्छा कर रहा है। तो जब हम ये बताएंगे तो बताते हुए, क्योंकि काफ़ी पैरामीटर में ना इसने बोला ना अनइवन डेवलपमेंट हुआ है, अनइवन यानी एक जैसा नहीं है, असंतुलित है, पहले ही बोल दिया है। तो जब हम बताएंगे कि हम देखते हैं कि मैक्सिमम पैरामीटर में बिहार में चैलेंज है, तो उसमें बहुत अच्छा नहीं परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसमें काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पर हम बताएंगे, इस पार्ट में हमने ये बता दिया मेन बॉडी में, एक पार्ट में बिहार से कंपैरिजन करके मेन बॉडी में। इसके अगले पार्ट में बताएंगे कि हाँ बिल्कुल इशू है, इसके पीछे हम कारण देंगे, जैसे फ्लड का है जो चैलेंजेज है ना, चैलेंज के पीछे हम रीजन बताएंगे। इसमें रीजन क्या क्या है इसमें बताएंगे कि इसमें जैसे फ्लड का रीजन है, और बाकी इसके अलावा फ्लड का रीजन है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा एक इशू है। इसके अलावा हम बाकी ये होंगे जैसे लिटरेसी से लेकर ये इशू है ना, इनके पीछे हम बताया ना स्पेशल स्टेटस की, बिहार में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू है, फ्लड अच्छा खासा ख़त्म कर जाती है चीज़ों को। इसके अलावा बाकी जो कैलामिटी होती है, नेचुरल कैलामिटी, उनसे रिलेटेड होता है, बादल फटने की समस्याएं होती हैं, बुखार वगैरह की समस्याएं हो जाती है। तो इस तरह के इशू हैं। इन चीज़ों के आधार पर हम ये बताएंगे कि देखिए ये कारण हैं मेन कारण, और साथ में हम कुछ मैन मेड कारण भी बता देंगे कि ठीक है वहाँ पर कास्ट फैक्टर ये है, क्योंकि अनइवन जो ब्रिटिशर गए थे तो जो लैंड है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं अब भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये चीज़ें हम बताएंगे, और बताने के बाद हम बताएंगे इनको लेकर ना फिर जो ये होगा मेन बॉडी में रीजन जरूर बताएंगे हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ के रूप में न लिख कर यहाँ पर हमेशा याद रखना वे फॉरवर्ड के रूप में हम कंक्लूजन लिखेंगे, क्योंकि ये डिमांड नहीं है कि आप पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है ये है तो इसके लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है, बिहार गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस की बात कर रही है वो स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो फ्लड को लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं उनका और प्रभावी रूप से उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, ये सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें बताते हुए हम इसको आंसर को विराम देंगे। अगर इतना लिखते हैं तो एक 38 मार्क्स में से एक साउंड नंबर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस। ये सिंपल क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट है, जो भारत की जो संसद है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉर्म यानी एक प्रभावी मंच है किसका, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि इंट्रो में हम लिखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि जहाँ पर एक ऐसा मंच जिसके आधार पर यानी कि पूरे देश एक सूत्र में बंधा होता है उसको राष्ट्रीय एकीकरण बोलते हैं। और ये कैसे है, यानी कि पूरे देश को इंटीग्रेट करती है, किसके आधार पर करती है, यहाँ मेन बॉडी में ये बात करेंगे। यहाँ पर हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे पहले में कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन देंगे नेशनल इंटीग्रेशन की कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधना नेशनल इंटीग्रेशन होता है। और इसके बाद हम मेन बॉडी में लिखेंगे ये कैसे मंच है, तो हम इसको बताएंगे। इसमें ना डिस्कस की बात की गई है, ये ध्यान रखना, ये नहीं किया गया है कि एक्सप्लेन। डिस्कस में क्या होता है, डिस्कस में चर्चा होती है,
आप उसके प्लस में भी बोलते हैं, उसके माइनस में भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप प्लस माइनस में बोलेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे मेन बॉडी में प्लस में। तो इसमें कैसे हैं, सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर जो कानून बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सिर्फ एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करती, ये पूरे कंट्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये रहता है कि जितने जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं इससे, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बनाए जाते हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश का। ये क्या करते हैं, ये जो राज्यों में है, राज्यपाल का है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल को स्टेट को से जोड़ते हुए उसको एक सूत्र में बांधता है। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट इनसे अपील करते हैं तो ये नई सिविल सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक स्टेट इनसे अपील करते हैं तो उनके लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर स्टेट के अपील पर नई सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जो कि सेंटर को फेवर है, जो कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधे। इस तरह की चीज़ें हम बताते हुए, और इसमें ना कुछ एग्जाम्पल भी बता देंगे। जो सेंट्रल यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, जो आर्टिकल है ना 3 का प्रयोग करते हुए किसी स्टेट को अगर कोई दिख रहा है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू है तो उस स्टेट को की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उस स्टेट को सेंटर में बदल सकती है, सेंटर को अगर सेंटर है तो उसको स्टेट में बदल सकती है। तो इस तरह के, जैसे जम्मू कश्मीर का इशू था, यहाँ पर हम बताएंगे तो इस तरह ये कैसा है, ये हम बताएंगे कि इस तरह ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। पर साथ साथ ना क्या होता है, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हम नेगेटिव रूप में लिखेंगे कि हम बताएंगे जरूरी नहीं, ये नहीं है कि पूरी रूप से ये नेशनल इंटीग्रेशन कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ के इशू क्यों है नॉर्थ ईस्ट के। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो यहाँ कई बार हम देखते हैं कि जो नेशनल इशू हैं वे गौण हो जाते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, जो किसी पार्टी विशेष के होते हैं, किसी दल विशेष के मुद्दे होते हैं, वे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जैसे लाभ का पद विधेयक था और बाकी चीज़ें, कई बार ऐसी चीज़ों के ऊपर बहस होती है काफ़ी, जो नेशन को नहीं फेवर करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या रहता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सत्तावादी राजनीति दिखाई देती है हमें, क्योंकि अगर हम पिछला कुछ रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पर जो क्रिमिनल लोग हैं वे आप माननीय रूप में सांसद बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो, यानी कि इसके चैलेंजेज हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन का काम नहीं करती, उसको अनफेवर करती हैं। फिर ये बताते हुए फिर हम इसका दोनों पक्ष बता दिए। दोनों पक्ष बताने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन आप इसको पैराग्राफ रूप में लिख सकते हैं। इसका कंक्लूजन कि निसंदेह कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि चैलेंज के रूप में दिखाई देते हैं कि पार्लियामेंट नेशनल इंटीग्रेशन नहीं करती, पर कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं, एक समग्र रूप में देखें तो हमें दिखाई देता है कि पार्लियामेंट ने सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन का काम करती, बल्कि उसको आने वाले जो फ्यूचर है उसको भी प्रिजर्व रखती है, यानी आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित रखने का काम करती है। तो इस तरह हम लिखते हुए एक साउंड सा आंसर लिखेंगे। तो इसमें पूरे के पूरे 38 में से मैक्सिमम जितने नंबर आएंगे विद एग्जाम्पल देते हुए लिखेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।